नमस्कार। आज हम समय में थोड़ा पीछे चलेंगे, बहुत पीछे, प्राचीन भारतीय इतिहास के उस शुरुआती दौर में। जी हाँ, जब इंसान का जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द घूमता था और धीरे धीरे सभ्यताओं ने कहना चाहिए आकार लेना शुरू किया। बिल्कुल। और आज हम खास तौर पर पाषाण काल और फिर हड़प्पा सभ्यता पर ध्यान देंगे। सही। तो इतिहास क्या है? कहते हैं अतीत का अध्ययन, और इसके पिता हेरोडोटस। जी। हम उसी अतीत की बात कर रहे हैं जब इंसान बस पत्थर के औजारों से काम चला रहा था, और फिर कैसे उसने धातु खोजी और कैसे वो शानदार संस्कृतियां बनी। और ये समझना वाकई बड़ा दिलचस्प है कि कैसे वो शुरुआती समाज पनपे, कैसे उन्होंने अपने आसपास के माहौल से तालमेल बिठाया। हाँ। और कैसे उनकी छोटी बड़ी खोजों ने हमारे भविष्य की नींव रखी। ये सिर्फ आप देखिए फैक्ट्स की लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इंसान के विकास की एक लंबी, बहुत लंबी कहानी है। तो चलिए इसी कहानी को शुरू करते हैं पाषाण काल से। नोट्स में जिक्र है कि भारत में इसकी खोज का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फुट को जाता है। 1863 की बात है ये। जी हाँ, रॉबर्ट ब्रूस फुट। और भारतीय पुरातत्व के पितामह वो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अच्छा, ये पाषाण काल तो बहुत लंबा दौर था। इसे समझने के लिए 3 हिस्सों में बांटा गया है ना? हाँ, मोटे तौर पर 3 भाग हैं, पुरापाषाण, फिर मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। तो सबसे पहले पुरापाषाण काल, पेलियोलिथिक एज। ये तो बहुत ही लंबा चला, करीब 20 लाख साल ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। नोट्स कहते हैं कि इस वक्त का इंसान खाना बदोश था। इसका क्या मतलब था असल में? कैसी थी जिंदगी? खाना बदोश मतलब जिनका कोई एक पक्का ठिकाना ना हो, आज यहाँ कल वहाँ। अच्छा। जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। मतलब शिकार करना और जो भी कंदमूल फल मिल जाएं वो इकट्ठा करना। तो छोटे ग्रुप्स में घूमते रहते होंगे। हाँ बिल्कुल, छोटे छोटे समूहों में भोजन और पानी की तलाश में। और उनके औजार वो भी बहुत ही शुरुआती किस्म के थे, बड़े खुरदुरे पत्थर के, जैसे वो हाथ की कुल्हाड़ी होती है ना, हैंड एक्स। हाँ। और इसी दौर में एक बहुत बड़ी चीज हुई, आग की खोज। ये तो गेम चेंजर रहा होगा। अरे बिल्कुल, आग की खोज तो आप कह सकते हैं क्रांति थी। सोचिए ना, सिर्फ खाना पकाना ही आसान नहीं हुआ। हाँ वो तो है। बल्कि जंगली जानवरों से सुरक्षा मिली, ठंड से बचाव हुआ, और रात में अंधेरे में रोशनी। इसने शायद लोगों को करीब भी लाया होगा, मतलब आग के आसपास बैठना। हाँ बिल्कुल संभव है। सामाजिक जीवन पर असर पड़ा होगा, लोग आग के चारों तरफ इकट्ठा होते होंगे, इससे शायद समूह की भावना बढ़ी होगी। नोट्स में कुछ जगहों का जिक्र है, जैसे सोहन घाटी जो अब पाकिस्तान में है, बेलन घाटी अपने यूपी में, और भीमबेटका मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाओं के बारे में तो सुना है, वहाँ पेंटिंग्स मिली हैं। जी हाँ, भीमबेटका वो तो कमाल की जगह है। हजारों साल पुरानी चट्टानों पर चित्र बने हैं। क्या दिखाते हैं वो चित्र? उस समय का जीवन, जैसे शिकार के सीन हैं, लोग नाच गा रहे हैं, जानवरों के चित्र हैं। ये सिर्फ उनकी कला नहीं दिखाता, बल्कि शायद उनके विश्वास, उनके रीति रिवाजों को समझने में भी मदद करता है। इनके अलावा नेवासा महाराष्ट्र और पहलगांव कश्मीर भी महत्वपूर्ण पुरापाषाण स्थल हैं। तो मतलब पुरापाषाण काल में जीवन काफी मुश्किल था, पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर। फिर बदलाव कैसे शुरू हुए, खासकर औजारों में? क्या यही हमें मध्य पाषाण काल की तरफ ले जाता है? हाँ, कह सकते हैं। मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, जो करीब 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक चला। इसमें पत्थर के औजार थोड़े बेहतर हुए। बेहतर मतलब? छोटे हो गए, ज्यादा नुकीले, शार्प। इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं, यानी छोटे पत्थर के औजार। अच्छा, माइक्रोलिथ। हाँ, जैसे ब्लेड, पॉइंट, खुरचनी। शायद इन छोटे औजारों को लकड़ी या हड्डी में लगाकर इस्तेमाल करते होंगे, तीर कमान में या भाले की नोक पर। तो शिकार करना आसान हो गया होगा। बिल्कुल। ज्यादा कारगर हो गया होगा। ये तकनीक का विकास दिखाता है ना? और नोट्स में एक और बड़ी दिलचस्प बात है, इसी काल में अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार की शुरुआत हुई। इसका क्या मतलब है? देखिए, अंतिम संस्कार की शुरुआत ये बताती है कि शायद मृत्यु के बाद जीवन या आत्मा के बारे में कुछ धारणाएं बनने लगी थीं। हो सकता है। ये अपने साथियों के प्रति एक तरह का सम्मान भी दिखाता है, और शायद समाज थोड़ा और जटिल हो रहा था। और पशुपालन की भी शुरुआत। हाँ, शिकार तो चल ही रहा था, लेकिन साथ साथ पशुपालन की भी बहुत हल्की सी शुरुआत दिखती है। और मजेदार बात यह है, नोट्स के मुताबिक सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता था। कुत्ता? क्यों? शायद शिकार में मदद करने की उसकी काबिलियत की वजह से।
वफादार भी होता है। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर, यहाँ से पशुपालन के शुरुआती सबूत मिले हैं, ऐसा लिखा है। जी हाँ, तो धीरे धीरे जीवन बदल रहा था, ठहराव आ रहा था। और फिर आया नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज, करीब 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व। नोट्स कहते हैं यहाँ आकर तो चीजें वाकई तेजी से बदलीं। सबसे बड़ा बदलाव क्या था? सबसे बड़ा और मैं कहूँगा क्रांतिकारी बदलाव था खेती की शुरुआत, एग्रीकल्चर। खेती? हाँ, और जब इंसानों ने फसल उगाना सीख लिया तो फिर उन्हें एक जगह टिक कर रहना पड़ा। जाहिर है, फसल की देखभाल के लिए। बिल्कुल। तो वो जो खाना बदोश जीवन था ना, वो खत्म होने लगा। गांव बसने लगे, स्थायी बस्तियां बनी। खेती का सबसे पुराना सबूत कहाँ से मिला? नोट्स में मेहरगढ़ का नाम है। हाँ, मेहरगढ़, अब पाकिस्तान में है ये जगह। हाँ, यहाँ करीब 7,000 ईसा पूर्व में जौ और गेहूं की खेती के सबूत मिले हैं। 7,000 ईसा पूर्व, और जौ पहली फसल थी। ये तो कितनी बड़ी बात रही होगी, अपना खाना खुद उगाना। सोचिए जरा, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी की तरफ ये बहुत बड़ा कदम था। मेहरगढ़ से ही कपास का भी सबसे पुराना सबूत मिला है। कपास भी? जी, और खेती के साथ साथ और भी आविष्कार हुए, जैसे पहिया, व्हील। पहिया, हाँ, ये भी तो बहुत जरूरी था। बिल्कुल। सोचिए, पहिए ने ट्रांसपोर्टेशन में सामान ढोने में कितनी क्रांति ला दी होगी। और मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, मतलब पॉटरी, वो भी इसी काल में विकसित हुई। और वो मोतियों का इस्तेमाल, मनका जिसे कहते हैं, वो भी शुरू हुआ। भारत में भी इस काल की कई महत्वपूर्ण जगह हैं। नोट्स में कोलडेवा का जिक्र है, प्रयागराज के पास। वहाँ से चावल का सबसे पुराना सबूत मिला है। हाँ, कोल्डीवा से चावल का। बिहार में चिरांद है, वहाँ से हड्डियों के बने औजार मिले हैं, काफी मात्रा में। और बुरझूम, श्रीनगर के पास, वहाँ गड्ढों वाले घर और पालतू जानवरों के साथ इंसानों को दफनाने के सबूत। ये क्या बताता है? बुरझोम के गर्त आवास, यानी जमीन में गड्ढा खोदकर बनाए गए घर, वो शायद वहाँ के ठंडे मौसम से बचने का तरीका रहे होंगे, हो सकता है। और इंसान के साथ कुत्ते जैसे पालतू जानवर को दफनाना, ये उनके बीच का गहरा रिश्ता दिखाता है। और शायद मृत्यु के बाद के जीवन की कोई धारणा भी। पास में ही गुफर काल जगह है, जिसे कुम्हार की गुफा कहते हैं। वहां से भी खेती और पशुपालन के सबूत हैं। और दक्षिण भारत में? हाँ, दक्षिण में कर्नाटक में ब्रह्मगिरी और पिकलीहल जैसी जगह हैं, जहां से बाजरा जैसी फसलों के सबूत मिले हैं। तो पाषाण काल में इंसान ने पत्थर से शुरू किया, फिर आग, खेती, पहिया, पशुपालन, स्थायी घर, एक लंबा सफर तय किया। लेकिन पत्थर के बाद क्या? पत्थर के बाद इंसान की नजर पड़ी धातुओं पर, मेटल्स पर, और यहीं से शुरू होता है धातु युग। धातु युग। और सबसे पहली धातु जो इस्तेमाल में आई वो थी तांबा, कॉपर। तांबा। इसीलिए इस शुरुआती दौर को कहते हैं ताम्र पाषाण युग, चैल्कोलिथिक एरा। चैल्को मतलब तांबा और लिथिक मतलब पत्थर। अच्छा, तो पत्थर और तांबा साथ साथ चल रहे थे। पत्थर के औजार भी थे, तांबे के भी बनने लगे थे। नोट्स बताते हैं कि ज्यादातर एक ग्रामीण संस्कृति थी, गांव वाली। कहाँ कहाँ फैली थी ये? भारत के अलग अलग हिस्सों में, जैसे राजस्थान में आहाड़ संस्कृति थी, मध्य प्रदेश में काय था, गुजरात में रंगपुर, नर्मदा घाटी के पास मालवा संस्कृति और महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति का दैमाबाद स्थल काफी बड़ा बताया गया है नोट्स में। जी हाँ, दैमाबाद काफी महत्वपूर्ण और बड़ा स्थल था जोरवे संस्कृति का। तो तांबे के बाद? तांबे के बाद इंसान ने एक और खोज की। उसने सीखा कि तांबे में अगर टिन मिला दें तो कांसा बनता है, ब्रॉन्ज। कांस का, और वो तांबे से ज्यादा मजबूत होता है। हाँ, ज्यादा मजबूत और टिकाऊ। और इसी कांस्य युग में, ब्रॉन्ज एज में, हम देखते हैं भारत की पहली महान नगरीय सभ्यता का उदय, यानी हड़प्पा सभ्यता। और इसके बाद फिर लोहा आया, आयरन। बिल्कुल। जब लोहे की खोज हुई और उसका इस्तेमाल शुरू हुआ तो लोह युग आया, और इसी लोह युग में हम वैदिक संस्कृति को रखते हैं। ठीक है, तो अब हम सीधा चलते हैं कांस्य युगीन हड़प्पा सभ्यता की ओर। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। जी। इसका समय मोटे तौर पे 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है, और इसे भारत की पहली नगरीय सभ्यता कहते हैं। ऐसा क्या खास था इसमें? क्यों नगरीय? नगरीय इसलिए क्योंकि यहाँ पहली बार बड़े सुनियोजित शहर बसे। आप सोचिए, उस जमाने में पक्की ईंटों के मकान, सीधी सड़कें, नालियों का इतना बढ़िया इंतजाम। कमाल है। ये उस समय की जो दूसरी महान सभ्यताएं थी ना, मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन,
उनके बराबर खड़ी थी ये सभ्यता। इसका नामकरण जॉन मार्शल ने किया था, जो उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हेड थे। इसकी खोज भी अपने आप में एक कहानी है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नाम की जगह पर खुदाई शुरू की। ये रावी नदी के किनारे है, जी। इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और अगले ही साल 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। हाँ। और इसकी उम्र का अंदाजा कैसे लगाया? नोट्स में C14 डेटिंग का जिक्र है। हाँ, रेडियो कार्बन डेटिंग। उससे इसका समय मोटे तौर पर 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। हालांकि अलग अलग मत भी हैं थोड़े। और इनकी लिपि, स्क्रिप्ट, वो तो आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। हाँ, वो आज भी एक पहेली है। इसे भावचित्रात्मक कहते हैं, पिक्टोग्राफिक। मतलब इसमें अक्षर नहीं बल्कि चित्र और संकेत हैं। अच्छा। और लिखने का तरीका भी बड़ा अनोखा है। दाएं से बाएं, फिर अगली लाइन बाएं से दाएं, जैसे हल चलता है खेत में। इसे बूस्ट्रोफेडन कहते हैं। बूस्ट्रोफेडन, दिलचस्प। और कहते हैं सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था, मैप पर देखें तो। हाँ, मोटे तौर पे जो इसका फैलाव था वो एक ट्रायंगल जैसा बनता है। चलिए अब कुछ खास शहरों और वहाँ मिली चीज़ों पर नज़र डालते हैं। नोट्स में काफ़ी डिटेल है। हड़प्पा से क्या क्या मिला? हड़प्पा से, जैसा मैंने कहा, रावी नदी के किनारे, वहाँ से कुम्हार का चाक मिला है, पॉटर्स व्हील। मजदूरों के रहने के लिए बैरक जैसे घर मिले हैं। बड़े बड़े अन्न भंडार मिले हैं, ग्रेनरीज। अन्न भंडार मतलब अनाज जमा करने के लिए। हाँ, लगता है अनाज को व्यवस्थित तरीके से जमा किया जाता था, शायद टैक्स के रूप में या वितरण के लिए। मातृ देवी की मूर्ति मिली है, देवी पूजा। लगता तो यही है। एक कब्रिस्तान मिला है जिसे RH37 नाम दिया गया है। मोहरों पर एक सींग वाला जानवर बहुत आम है, यूनिकॉर्न जैसा। एक सींग वाला जानवर। हाँ, हाथी का कपाल मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, और एक बड़ी अनोखी मोहर है जिस पर स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है। अच्छा, उसे क्या मानते हैं? उसे उर्वरता की देवी, देवी ऑफ फर्टिलिटी मानते हैं। और मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब है मृतकों का टीला, ये सिंधु नदी के किनारे था। हाँ। वहाँ की सबसे फेमस चीजें क्या है? मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है। ये कॉटन की खेती और बुनाई का पक्का सबूत है। अच्छा। पुरोहितों के रहने के लिए शायद कुछ खास मकान थे। एक बहुत बड़ा सार्वजनिक स्नानागार है, ग्रेट बाथ। हाँ, उसकी तस्वीरें देखी हैं। शायद उसका इस्तेमाल किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए होता होगा। एक बहुत बड़ा अन्न भंडार भी मिला है, जो शायद हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत रही होगी। सबसे बड़ी इमारत। हाँ, यहाँ से एक मोहर मिली है जिस पर पशुपति शिव जैसी आकृति बनी है। कांसे की बनी एक डांसर की मूर्ति मिली है, नर्तकी, बड़ी खूबसूरत है, त्रिभंग मुद्रा में। हाँ, वो भी बहुत फेमस है। और तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है। हाँ, नाम भले ही मृतकों का टीला है, पर यहाँ कोई बड़ा कब्रिस्तान नहीं मिला, बल्कि कंकालों के ढेर मिले हैं। क्यों, ये साफ नहीं है। ये अजीब है। अच्छा, नोट्स में कालीबंगा का जिक्र है, राजस्थान में, घग्घर नदी के किनारे। वहाँ से जुते हुए खेत के निशान मिले। ये कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण। ये खेती की उन्नत तकनीक का सीधा सबूत है। हल से खेत जोतने का निशान। और क्या मिला कालीबंगा से? वहाँ से हवन कुंड मिले हैं, सजी हुई ईंटें मिली हैं, चूड़ियाँ मिली हैं, इसीलिए नाम कालीबंगा यानी काली चूड़ियाँ। और एक ही खेत में 2 फसलें एक साथ उगाने के सबूत भी मिले हैं, जैसे चना और सरसों। वाह! मल्टी क्रॉपिंग जी। दिखाता है कि खेती में माहिर थे वो लोग। बिल्कुल सही। गुजरात में धौलावीरा, जी, इसका नाम पानी के मैनेजमेंट के लिए आता है। बिल्कुल सही। धौलावीरा अपनी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मशहूर है। बड़े बड़े जलाशय बनाए थे उन्होंने पानी जमा करने के लिए, नहरें थीं। आज के समय में भी ये कितना रेलेवेंट लगता है। बहुत ज्यादा। ये उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स दिखाता है, और पानी का महत्व वो कितना समझते थे ये भी। यहाँ से सिंधु लिपि के बड़े अक्षरों वाला एक साइन बोर्ड जैसा भी कुछ मिला है। और चनूबड़ो, ये पाकिस्तान में है। यहाँ से मन के बनाने की फैक्ट्री मिली है। और लिपस्टिक? हाँ, चनूदड़ो एक तरह का इंडस्ट्रियल सेंटर लगता है। मन के यानी बीड्स बनाने के कारखाने थे। लिपस्टिक जैसी चीजें मिली हैं। मिट्टी की बैलगाड़ी का मॉडल मिला है। मतलब फैशन और क्राफ्ट्स का भी शौक था। लगता तो है। फिर लोथल है गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे। जी। ये तो एक बड़ा बंदरगाह था, डॉकयार्ड। लोथल। हाँ, सुना है। यहाँ से जहाज बनाने या मरम्मत के सबूत मिले हैं। चावल के दाने मिले हैं, माप तौल के बाट मिले हैं, और एक और खास चीज, युगल शवाधान, मतलब स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। अच्छा, इसके क्या मायने हो सकते हैं? कह नहीं सकते पक्के तौर पर। शायद सती प्रथा जैसी कोई चीज रही हो या कोई और वजह हो। लोथल समुद्री व्यापार का बड़ा केंद्र था, जाहिर है। हरियाणा में बनावली है, वहां से मिट्टी का हल मिला है, खिलौना। हाँ, मिट्टी का बना हल शायद खिलौना ही रहा होगा।
और मछली पकड़ने का कांटा हुक मिला है। रोपड़ पंजाब में, वहां भी इंसान के साथ कुत्ते को दफनाने का सबूत। जी हाँ, वैसा ही जैसा बुरझोम में मिला था। रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी, शंख की चूड़ियां भी मिली हैं। और गुजरात में रंगपुर से धान की भूसी मिली है। जी, तो ये छोटी छोटी चीजें मिलकर उस दौर की पूरी तस्वीर बनाती हैं। अब अगर पूरी सभ्यता की खासियतों को देखें तो ये नगर योजना तो कमाल की थी। सड़कें सीधी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, ग्रिड पैटर्न। हाँ बिल्कुल, और सड़कें अक्सर पूर्व पश्चिम दिशा में होती थी। क्यों? ताकि हवा चले तो सड़कें अपने आप साफ हो जाएं। क्या बात है। और नालियां ढकी हुई। जी। ज्यादातर शहरों में दो हिस्से होते थे। एक ऊंचा हिस्सा जिसे दुर्ग या सिटाडल कहते हैं, शायद शासक वर्ग रहता होगा, और एक निचला हिस्सा जहां आम लोग रहते थे। अर्थव्यवस्था का आधार तो खेती था, पर व्यापार भी खूब होता था, है ना, मेसोपोटामिया तक। हाँ, खेती मुख्य आधार थी। गेहूं, जौ, कपास मुख्य फसलें। लेकिन व्यापार, खासकर बाहरी व्यापार, बहुत उन्नत था। मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स में मेलुहा नाम की जगह का जिक्र है। मेलुहा? हाँ, ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि मेलुहा सिंधु क्षेत्र के लिए ही इस्तेमाल होता था। समाज कैसा था? नोट्स में लिखा है मात्र सत्तात्मक लगता है। हाँ, क्योंकि मातृ देवी की पूजा के बहुत सबूत मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, तो लगता है कि समाज में महिलाओं का स्थान महत्वपूर्ण रहा होगा। और समाज में वर्ग थे, जैसे पुजारी, योद्धा? ऐसा अनुमान लगाया जाता है। शायद 4 वर्ग रहे हों, विद्वान या पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार, और फिर श्रमिक, पर यह पक्का नहीं है। अंतिम संस्कार कैसे करते थे? 3 तरीके दिखते हैं। एक तो पूरा दफना देना, पूर्ण समाधिकरण। दूसरा, शव को शायद पहले खुला छोड़ देते होंगे पशु पक्षियों के लिए, फिर बची हुई हड्डियों को दफनाते होंगे, जिसे आंशिक समाधिकरण कहते हैं। और तीसरा, दाह संस्कार यानी जलाना। मोहरों की बात करें, सील्स की, उन पर वो एक सींग वाला जानवर सबसे आम है, लेकिन कहते हैं गाय और शेर का चित्र नहीं मिला। हाँ, ये दिलचस्प है। एक सींग वाला जानवर शायद उनका कोई खास धार्मिक या मिथिकीय प्रतीक रहा होगा। गाय का नाम मिलना थोड़ा हैरान करता है, क्योंकि बाद के भारतीय इतिहास में गाय बहुत महत्वपूर्ण हो गई। और शेर? शेर शायद उस इलाके में तब उतना आम ना रहा हो, या उनके लिए खास ना हो। मोहरें ज्यादातर सेलखड़ी यानी स्टीटाइट नाम के नरम पत्थर से बनती थी। शायद व्यापार में या पहचान के लिए इस्तेमाल होती होंगी। और ये जानना भी जरूरी है कि ये लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। सोना, चांदी, तांबा, टिन, कांसा, ये सब जानते थे, लोहा नहीं। माप तौल के लिए 16 के अनुपात वाले बांट इस्तेमाल करते थे। हाँ, 16 और उसके गुणकों में। ये शायद डेसिमल सिस्टम की तरफ भी इशारा करता हो। क्या ये लोग लड़ाई वगैरह करते थे? हथियार मिले हैं? बहुत कम। तलवार जैसे हथियारों के सबूत नहीं मिलते। लगता है ज्यादातर शांति प्रिय लोग थे। मिट्टी का बर्तन कैसे थे? सुंदर होते थे। लाल रंग के बर्तनों पर काले रंग से डिजाइन बने होते थे। और कपास, ये दुनिया में सबसे पहले इन्होंने उगाया। जी हाँ, ये विश्व में कपास के पहले उत्पादक माने जाते हैं। सिंडन कहते थे यूनानी, शायद इसी वजह से। तो मुख्य पेशा क्या था, खेती या व्यापार? खेती तो आधार थी, लेकिन लगता है मुख्य व्यवसाय व्यापार ही था। मनोरंजन के लिए क्या करते थे? शायद चौपड़ या पासे जैसे खेल खेलते थे। कुछ खिलौने भी मिले हैं। नोट्स में कुछ प्रिय चीजों का जिक्र है। प्रिय देवता शिव, पशुपति, प्रिय पेड़ पीपल, प्रिय पशु कुबड़ वाला बैल, प्रिय पक्षी बत्तख, और आदरणीय नदी सिंधु। हाँ, ये सब उनकी संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्से लगते हैं। तो इतनी उन्नत, इतनी फैली हुई, इतनी व्यवस्थित सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? ये आज भी एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये आज भी पूरी तरह सुलझा हुआ रहस्य नहीं है। कोई एक कारण सब लोग नहीं मानते। सबसे कॉमन थ्योरी क्या है? सबसे ज्यादा जो माना जाता है वो है बाढ़, फ्लड्स। क्योंकि ज्यादातर बड़े शहर नदियों के किनारे बसे थे। नदियां रास्ता बदल लेती हैं, उनमें भयानक बाढ़ आ जाती है। लेकिन क्या सिर्फ बाढ़ से इतनी बड़ी सभ्यता मिट सकती है? शायद नहीं। इसीलिए अब और कारणों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जैसे जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज? उस जमाने में? हाँ, IIT खड़गपुर जैसे संस्थानों ने रिसर्च की है। हो सकता है मानसून का पैटर्न बदल गया हो, बारिश कम हो गई हो, नदियां सूखने लगी हों। सरस्वती नदी के सूखने की बात भी आती है। नोट्स में और भी कई कारण दिए हैं अलग अलग विद्वानों के। कोई कहता है बाहरी आक्रमण हुआ आर्यों का। हाँ, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर जैसे कुछ पुराने विद्वानों ने ये थ्योरी दी थी, पर इसके पक्के सबूत कम है। जॉन मार्शल, मैके, SR राव जैसे लोग बाढ़ को ही मुख्य कारण मानते हैं। जी। और ऑरेलस्टीन और अमलानंद घोष जैसे विद्वान
जलवायु परिवर्तन पर जोर देते हैं। एमआर साहनी ने भूगर्भीय बदलाव या जल प्लावन की बात की है। जॉन मार्शल ने एडमिनिस्ट्रेटिव कमजोरी की भी बात कही। हाँ, कि शायद शासन व्यवस्था ढीली पड़ गई। हाँ। और KUR केनेडी ने किसी प्राकृतिक आपदा जैसे मलेरिया या कोई और महामारी का अंदेशा जताया है। तो मतलब कोई एक जवाब नहीं है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यही है कि शायद कोई एक कारण था भी नहीं, हो सकता है कई चीजें एक साथ हुई हों। जैसे पर्यावरण बदला, खेती पर असर पड़ा, व्यापार में रुकावट आई, अंदरूनी व्यवस्था कमजोर हुई, शायद कुछ बाहरी हमले भी हुए हों। इन सब ने मिलकर इस महान सभ्यता को पतन की ओर धकेल दिया। ये दिखाता है कि सभ्यताएं कितनी नाजुक भी हो सकती हैं। सही कहा। कितनी भी विकसित हों, बदलावों के आगे टिकना मुश्किल हो सकता है। तो हमने आज पत्थर के औजारों से शुरुआत की, फिर आग, खेती, पहिया, इन खोजों को देखा और फिर पहुंचे सिंधु घाटी की उस शानदार नगरीय सभ्यता तक। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे इंसान ने धीरे धीरे प्रकृति को समझा, नई चीजें ईजाद की और एक जटिल समाज बनाया। हड़प्पा ने तो नगर नियोजन, व्यापार, कला सबका एक अद्भुत उदाहरण पेश किया। लेकिन उसका अंत कैसे हुआ, ये सवाल आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल करता है। तो क्या ये सब सिर्फ पुरानी बातें हैं, इतिहास की कहानियां, या इन प्राचीन सभ्यताओं के उठने और गिरने में, उनके विकास और फिर खत्म हो जाने में आज हमारे लिए भी कोई सबक है? ये बहुत जरूरी सवाल है। ये सोचना कि कैसे पर्यावरण, तकनीक, समाज की बनावट, बाहरी दुनिया से संपर्क, इन सब ने उन सभ्यताओं का भविष्य तय किया। ये बातें तो आज भी उतनी ही सच हैं। शायद अतीत की इन गहराइयों में झांककर हम अपने आज के लिए और आने वाले कल के लिए कुछ जरूरी सबक सीख सकते हैं। बिल्कुल। आज की ये जानकारी भरी यात्रा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है प्राचीन भारत की इस शुरुआती झलक ने आपको सोचने के लिए कुछ नया जरूर दिया होगा। धन्यवाद।